दोस्तों नमस्कार। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। पिछले 3 वर्षों से रूस भी यूक्रेन के प्रति हमलावर है। विश्व के कई हिस्से युद्ध के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। अभी महीने भर पहले ही भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे। इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। पिछले 2 विश्व युद्धों में हम उन परिस्थितियों को देख चुके हैं जो शुरू में तो सामान्य सी लगती थीं, लेकिन आगे चलकर बड़ी घटनाओं का कारण बनी। आज हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो उस समय की बदलती हुई अर्थव्यवस्था का परिणाम रहा था। वीडियो लंबा है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। देखा जाए तो इस बदलाव की शुरुआत 1850 के बाद से ही होने लगी थी। अर्थव्यवस्था में इतिहास में इसे वित्त साम्राज्यवाद का काल कहा गया है। यह वह समय था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने बड़ी मात्रा में सुस्त पूंजी को जन्म दिया था, साथ ही बाजार की मांग को भी। औद्योगिक क्रांति का लाभ सबसे पहले इंग्लैंड को मिला था और इसके पास पूंजी निवेश और बाजार के लिए उपनिवेशों की कमी भी नहीं थी। यही वजह थी कि इस दौर में भारत सहित औपनिवेशिक देशों में रेलवे, जहाजरानी आदि में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया। फ्रांस को भी इसका लाभ मिल रहा था। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति देर से आई थी और बिस्मार्क के प्रयास से एकीकृत होने के बाद यहाँ राज्य की ओर से तेज औद्योगिकरण को जन्म दिया गया था। इसने बड़ी मात्रा में यहाँ सुस्त पूंजी को जन्म दिया। समस्या इसके निवेश की थी। जर्मनी के पास उपनिवेशों का अभाव था। ऐसे में एक आक्रामक नीति को अपनाया जाना अपरिहार्य हो गया था। 1900 आते आते खुद जर्मनी के राजा ने कह दिया था कि सूरज की छांव जर्मनी को भी मिलनी चाहिए। इसने पूरे यूरोप में तनाव ला दिया था और इसके कारण संधि व्यवस्था का जन्म हुआ। हालांकि संधि व्यवस्था यूरोप के लिए नई बात नहीं थी। शक्ति संतुलन के लिए बिस्मार्क के समय से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। पहले पहल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस ने को मिलाकर 1872 में एक संघ बनाया गया, जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। साम्राज्यिक विस्तार के चलते ऑस्ट्रिया और रूस में तनाव होने से 1878 में रूस संधि से बाहर हो गया, पर साल भर बाद इटली इस संघ में शामिल हुआ और इस तरह धुरी राष्ट्र का जन्म हुआ। ऐसे में एक प्रतिसंधि व्यवस्था का जन्म स्वाभाविक हो गया था। इसे 1898 में फ्रैंको रशियन संधि के द्वारा अंजाम भी दिया गया। 1904 आते आते इंग्लैंड भी इसमें शामिल हो गया और इस तरह से यूरोप में परिधीय शक्ति भी उभर कर के सामने आ गई। पर इससे यह नहीं कहा जा सकता था कि इसी व्यवस्था ने विश्व युद्ध को जन्म दिया। वास्तव में इसका स्वरूप सुरक्षात्मक था और युद्ध को रोक रहा था। संधि के अनुसार रूसी आक्रमण पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक दूसरे का साथ देते और यदि जर्मनी आक्रमण करता तो रूस और फ्रांस मिलकर इसका जवाब देते। इतना ही नहीं, इटली और रोमानिया के मामले में संधि व्यवस्था टूटी भी थी। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संधि व्यवस्था ने यूरोप में शस्त्रीकरण की होड़ को जन्म दिया था। अखबारों में छपने वाले उग्र राष्ट्रवादी लेखों ने इसे और ज्यादा तीखा कर दिया था। इसी समय 28 जून 1914 को साराजेवो में ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या कर दी गई, जो महीने भर बाद विश्व युद्ध का कारण बन गया। देखा जाए तो साराजेवो घटना युद्ध को स्पष्ट नहीं करता है,
पर यहाँ स्थिति यह थी कि धुरी राष्ट्र युद्ध पर आमादा था और परिधीय राष्ट्र इससे बचना नहीं चाहते थे। सूरज की छांव की चाह रखने वाले जर्मनी की नीति विस्तारवादी थी। अगर वह युद्ध करता तो उपनिवेश मिलते, सस्ती पूंजी को ठिकाना मिलता। सो उसने ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए ब्लैंक चेक दे दिया। इसके पीछे जर्मनी के उन सैन्य कमांडरों का दबाव भी था जो 1911 के सैन्य काल की पुनरावृत्ति चाह रहे थे। वहां पर बाल्कन युद्ध के बाद स्लाव नस्ल के चलते सर्बिया का झुकाव रूस की तरफ था, पर साराजेवो घटना ने ऑस्ट्रिया को सर्बिया पर कब्जा करने का एक आसान बहाना दे दिया। रूस सर्व स्लाववाद के आधार पर सर्बिया को पूर्ण समर्थन दे रहा था। जहां तक फ्रांस का प्रश्न है, उसका वक्तव्य सुरक्षात्मक था। हम युद्ध नहीं चाहते, पर थोपा गया तो पीछे नहीं हटेंगे। पर फ्रांस को भी पता था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया युद्ध के लिए तत्पर हैं और जर्मनी का लक्ष्य फ्रांस ही है। इस तरह युद्ध ना चाहते हुए भी फ्रांस ने ब्लैंक चेक देकर रूस को उकसाया। चूंकि रूस का जार, वहां का राजा, अपने देश में लगातार अपनी लोकप्रियता खो रहा था, जापान से हार के बाद पूरब की तरह वह विस्तार नहीं कर सकता था और सत्ता के लिए ड्यूमा, जो वहां की संसद है, से उसका लगातार संघर्ष चल रहा था। अतः इन सब से लोगों का ध्यान खींचने के लिए उसने युद्ध को ही आसान विकल्प के रूप में चुन लिया। जर्मनी द्वारा बेल्जियम पर आक्रमण के बाद जब इंग्लैंड ने खुद को असुरक्षित महसूस किया तो वह भी युद्ध में कूद पड़ा। विस्तारवादी नीतियों के चलते इटली भी परिधीय राष्ट्र के समर्थन में युद्ध में आ गया। 4 वर्षों तक चले युद्ध का समापन अमेरिका के प्रवेश के साथ हुआ, पर यह समापन अल्प विराम था। युद्ध का परिणाम वारसाई की संधि के रूप में आया और आगे चलकर फिर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में। ऐसी उम्मीद थी कि दूसरा विश्व युद्ध एक नए युग का निर्माण करेगा, पर यह धराशायी हो गया। साम्राज्यवाद नव साम्राज्यवाद के रूप में सामने आया और इसके हितों को पूरा करने के लिए आज भी विश्व के कई भागों में युद्ध जारी है, कहीं तेल के लिए, कहीं बाजार के लिए। यही आज की भू राजनीति बन चुकी है, यही आज का सच बन चुका है।